स्टूडेंट्स, अभी मैंने पहली वीडियो में अपने प्रश्न नंबर 4 तक आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लेखक ने यह प्रश्न किया है कि नमक का दरोगा जिस कहानी के आधार पे है तो उसका और अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। तो नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक ऐसे हो सकते हैं कि पहला शीर्षक है सत्य की जीत। आपने ये कहानी समझी थी, ये सत्य की जीत, यह शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव है, मूल उद्देश्य है। मुख्य नायक वंशीधर को बहुत कोशिश की पंडित अलौपीदीन ने भ्रष्ट चरित्र बनाने के लिए, लेकिन अंत में वह अपने ईमानदारी से डिगा नहीं और अंत में सत्य की जीत होती है। इसलिए इस कहानी का यह केंद्रीय भाव है और मूल उद्देश्य है। वंशीधर को सत्य के रास्ते पर चलने में कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, परंतु वे विचलित नहीं होते हैं। कहानी के अंत में भ्रष्ट अलौपीदीन उनके यहाँ आता है और अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए वंशीधर को अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता है। अतः सत्य की जीत शीर्षक कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कहानी के आधार पे ही इसका दूसरा शीर्षक नैतिकता का मूल्य होना चाहिए, क्योंकि यह कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इस कहानी में ईमानदारी के महत्व को कहानी में रेखांकित किया गया है और यह कहानी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अतः कहानी का दूसरा उपयुक्त शीर्षक नैतिकता का मूल्य हो सकता है। प्रश्न नंबर 6, कहानी के अंत में अलौपीदीन के द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अलौपीदीन के द्वारा वंशीधर को जो जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, लेखक ये पूछना चाहता है कि क्यों? अगर आप होते तो इस कहानी का अंत कैसे करते? अब ये है कि देखिए, कहानी के अंत में अलौपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि उसने अब तक समाज में बेईमान, भ्रष्ट और बिकाऊ लोग ही देखे थे, पर चूंकि वह स्वयं लालची, धनलोलुप व्यक्ति था और जिसने बड़े से बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत के बल पर अपना गुलाम बना लिया था, केवल एक वंशीधर ही उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला जो हजारों रुपयों का लालच देने पर भी अपने ईमान से नहीं डिगा और अटल रहा। अलौपीदीन अतुल संपत्ति का मालिक था। उसकी संपत्ति की सुरक्षा जिनके हाथों में थी वे भी बेईमान ही थे। इसी कारण जब उन्हें वंशीधर जैसा आदर्श चरित्र वाला, अपनी ईमानदारी की सच्चाई को देने वाला व्यक्ति से जब उनका सामना हुआ तो उनकी आंखें भी, उनको ये लगा कि ऐसे व्यक्ति भी समाज में हैं और उन्हें अपनी बहुत आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के हेतु उनको भी ऐसे ही दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं चाहे स्वयं में कितना ही बेईमान और भ्रष्ट हो तो, लेकिन उसे कर्मचारी जो है ईमानदार व सच्चा ही चाहिए और इसलिए उन्होंने उसे नियुक्त किया। क्योंकि अभी तक भी जितने भी समाज में उन्हें लोग मिले थे वो भ्रष्ट चरित्र वाले ही मिले थे, या ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने अपने लक्ष्मी के बल पे उनको खरीद लिया था। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी तो यही राय है कि मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार अच्छाई की जीत दिखाकर ही करता, क्योंकि समाज में अच्छाई की जीत होनी चाहिए, बुराई की नहीं। इसलिए इस कहानी का अंत बिल्कुल ही उपयुक्त है।
अब इसके आधार पे कई प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, वो आप देखेंगे कि बीच में, जैसे नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालयित रहते होंगे और क्यों? अब देखिए, वर्तमान समय में भी लोग आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात जैसे विभागों में पद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इन विभागों में खुलेआम रोज रिश्वत चलती है। वर्तमान समाज के लोग भी ऊपर की आय को महत्व देते हैं। समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। इन विभागों में लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि इनमें खाने कमाने के साथ ही अवसर होते हैं। खाने कमाने के अवसर तो होते ही हैं, साथ ही पद का रोब भी रहता है। आगे देखिए, जो वंशीधर के पिता के एक व्यक्तित्व था, उन्होंने जो वंशीधर को जाते समय कहा था कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? अब देखिए बच्चों, यह वाक्य समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की हीन मानसिकता को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी वे आर्थिक बोझ लगने लगती है। तो यह वाक्य समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की हीन मानसिकता को प्रकट करता है। इसी तरह के प्रश्न बीच बीच में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी, परीक्षा में अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसमें पठित गद्यांश के आधार पर कोई गद्यांश दिया रहता है और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में रहते हैं। मैं आपको गृह कार्य में ये पैराग्राफ, ये अनुच्छेद दूंगी, जिसमें ये पेज नंबर 11 में का दूसरा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और उसके जो 3 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न, उसको आंसर आपको करना है। ठीक है, ये है पैराग्राफ, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखी तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखी वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला कल्पित रोजनामा के भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। इसका पहला प्रश्न है, देवता की तरह गर्दन चलाने का क्या अर्थ है और कौन कौन लोग देवता की तरह गर्दन चला रहे थे? इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है पैराग्राफ में कि देवता की तरह गर्दनें चलाने का अर्थ है स्वयं को निर्दोष मानते हुए दूसरों पर आरोप लगाने का काम करना। हम तो सब स्वयं देवता बने हैं और दूसरे को क्या दोषी मानते हुए उसके दोषों को बार बार प्रकट कर रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, स्वयं को तो निर्दोष मानते हैं और दूसरों पे आरोप लगाने का काम करते हैं। अलोपीदीन के पकड़े जाने पर भी पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, नकली बही खाते बनाने वाला अधिकारी वर्ग और रेल में बेटिकट यात्रा करने वाला बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार आदि सभी अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। तो इस तरह से देवता की तरह गर्दन कौन चला रहे थे? ये सभी लोग चला रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सारे शहर में हलचल मचने का कारण क्या था? अब सारे शहर में हलचल मचने का कारण आपको पता ही है कि शहर भर में पंडित अलोपीदीन का बड़ा मान सम्मान और नाम था। लोग उन्हें एक सफल एवं इज्जतदार व्यापारी एवं सेठ मानते थे। लेकिन नमक की चोरी में पकड़े जाने पर
जब उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया गया तो शहर भर के लोग आश्चर्यचकित रह गए और इसी समाचार ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश में लेखक ने पर निंदा करने वालों पर क्या व्यंग किया है? गद्यांश में लेखक ने पर निंदा करने वालों पर यह व्यंग किया है कि भले ही वे स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, परंतु दूसरों की निंदा में वे पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं। दूसरे की निंदा करने में उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, चाहे स्वयं भी गलत कार्य करते हो। चौथा प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। पंक्ति से क्या आशय है? देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि पंडित जी की गिरफ्तारी के चर्चे प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर दिन रात सोते जागते हमेशा रहते थे। रात में नदी के तट पर दारोगा जी के द्वारा पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया नहीं कि सवेरे पूरे शहर में हलचल मच गई थी। तो क्या है इसका मतलब कि दुनिया सो भी रही है, तब भी सोते में भी दुनिया की जो जीभ है, इधर उधर कार्य बोलने का कार्य है, निंदा का जो कार्य है, वह थमता नहीं है। इसलिए यह है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर क्या है, दिन रात सोते जागते जो है उन्हीं की निंदा का कार्य चल रहा था। अब बच्चों में आगे अध्याय, नया अध्याय के साथ तुम्हारे साथ बात करूंगी। नया अध्याय कल तुम्हारे साथ दूसरा प्रश्न काव्य खंड की मीरा के पद के बारे में बताऊंगी। आप अपने सामने किताब अवश्य रख कर दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। धन्यवाद।